हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक इट इजी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने यूपीएससी, एसपीएससी और जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को खत्म किया था और आज के लेक्चर में हम लोग फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 280 के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका पर्पस क्या है? मेक रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट। जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है उसे सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करें और जो बाकी स्टेट है उनमें कैसे कैसे डिवाइड करें, इसका जो रिकमेंडेशन देता है वो फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को देता है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो ये 5 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 अदर्स मेंबर्स होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो एक्सपर्ट इन पब्लिक अफेयर, वो पब्लिक अफेयर में एक्सपर्ट होना चाहिए। और जो बाकी 4 मेंबर्स हैं उनकी कैटेगरी दी गई है। पहली है एक्सपर्ट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड एक्सपर्ट इन फाइनेंस, थर्ड है जज और लीगल एक्सपर्ट ऑफ हाई कोर्ट और फोर्थ है एक्सपर्ट इन अकाउंट्स और ऑडिटिंग। अगर थर्ड पॉइंट देखें तो जो पर्सन होना चाहिए वो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, और इन लोगों का अपॉइंट कौन करता है? तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इनके की फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जितने भी टैक्स हैं उनको सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है। सेकंड, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड टू स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। जो भी ग्रांट इन एड स्टेट को मिलनी चाहिए कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, वो फाइनेंस कमीशन बताती है। और अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो उन्हें कहां से ग्रांट इन एड मिलता है? कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट से मिलता है। ठीक है, और लास्ट है एनी अदर मैटर्स रिफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। जो भी बाकी मैटर्स है जो प्रेसिडेंट उनको रिफर करती है कि इन पे भी रिकमेंडेशन दे, उस पे फाइनेंस कमीशन अपना रिकमेंडेशन देता है। अब आगे चलते हैं इनके टेन्योर के बारे में। द कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स और अर्लियर एज रिक्वायर्ड। इस कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल पे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। तो द 15th फाइनेंस कमीशन 2020 टू 2025 चेयर्ड बाय एनके सिंह रिकमेंडेड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन एमिड्स जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। तो जो 15 कमीशन के जो चेयरमैन थे वो एनके सिंह थे और वो फाइनेंस कमीशन कब से कब तक के लिए? 2020 से लेकर 2025। तो ये हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, established under Article 279A by the Constitution Act 2016। 101st Amendment Act 2016 के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था, 101 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो 2016 में आया था। और किस आर्टिकल में इसे स्टैब्लिश किया गया? 279A में। अब इसका पर्पस क्या है? टू मेक रिकमेंडेशन ऑन की जीएसटी इशूज इंश्योरिंग इन्फॉर्मिटी एंड हार्मनी इन जीएसटी लॉज। जीएसटी से रिलेटेड जो भी इशूज हैं या जीएसटी को इनफॉर्मली रन कराने के लिए जो भी लॉज बनाती है वो जीएसटी काउंसिल बनाती है। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है और बाकी अदर्स मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक है, और बाकी अदर मेंबर्स कौन कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फ्रॉम ईच स्टेट। जो भी हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर है वो, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है वो होंगे। और एक एडिशनली जो होता है वो होता है चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एज अ परमानेंट इनवाइटी टू ऑल प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल। परमानेंट इनवाइटी वो होता है जो काउंसिल के हर प्रोसीडिंग में भाग तो लेता है पर उसे वोटिंग राइट नहीं होती है। वो कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं इस काउंसिल में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करें तो 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ काउंसिल इज द क्योरम फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिसीजन आर मेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3/4 वोट्स। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको पास करने के लिए, कोई भी लॉ पास करने के लिए 3/4 ऑफ वोट्स मिलने चाहिए। और ये वोट कैसे डिवाइडेड है? तो टोटल वोट में से जो 1/3 वोट है वो सेंटर के पास है, और अगर सभी स्टेट को कलेक्टिवली ले लिया जाए तो उनका वोट मिला के 2/3 ऑफ वोट्स, पूरे स्टेट को मिला के 2/3 ऑफ वोट्स होती है और सेंटर के पास 1/3 ऑफ वोट्स होते हैं।
ठीक है, और अगर मेजोरिटी चाहिए तो 3/4 ऑफ वोट्स होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट इसके की फंक्शन के बारे में बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के। तो पहला है रिकमेंड रेट्स एंड स्लैब फॉर जीएसटी। तो जीएसटी का जो भी रेट होगा या जो भी रेट स्लैब होगा, जो भी टैक्स स्लैब होगा, वो कौन रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। सेकंड, एड्रेस डिस्प्यूट एंड एग्जाम्पशन अंडर जीएसटी। जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है स्टेट के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको कौन देखता है? वो भी जीएसटी काउंसिल देखता है। फ्रेम मॉडल जीएसटी लॉज। जितने भी जीएसटी लॉज है उन्हें कौन फ्रेम करता है? जीएसटी काउंसिल फ्रेम करता है। तो लास्ट है इंश्योर हार्मोनाइज्ड इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है उनको सही ढंग से चले, वो कौन इंश्योर करता है? जीएसटी काउंसिल इंश्योर करता है। अब जीएसटी काउंसिल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो की इन इंडिया ट्रांजिशन टू अ यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। पहले जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम हुआ करते थे जिसमें कई ढेर सारे टैक्स होते थे, सभी टैक्स को मोस्टली हटा के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एज अ जीएसटी लाया गया, और इसको इंप्लीमेंट करने में जो सिग्निफिकेंस रोल था वो जीएसटी काउंसिल का था। तो इसी के साथ साथ हम लोग ने फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल को पूरा खत्म कर दिया है, और इसी के साथ साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस नोट्स का पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उससे ओपन करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।